नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब संसद, सियासत, संविधान की बात, इस सवाल के साथ कि क्या यही है 27 में यूपी जीत का विधान। देश को संविधान अपनाए 75 साल हो चुके हैं और 75वें वर्ष में संविधान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जितनी तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, उसकी गर्माहट सड़क से संसद तक दिखाई दी। संविधान देश की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। कल सदन में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहते हुए की कि विपक्ष संविधान को जेब में रखकर घूमता है, जबकि हमने संविधान को माथे से लगाया है। विपक्ष का नंबर आया तो प्रियंका गांधी ने चर्चा की शुरुआत की। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। संसद में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान पर अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच जब अखिलेश बोलने को खड़े हुए तो एक बार फिर पीडीए का जिक्र किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पीडीए का ढाल बताया। संविधान हमारी सुरक्षा है। संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। अखिलेश का मतलब साफ था कि संविधान है तो पीडीए है, संविधान है तो पिछड़ों का हक है, संविधान है तो मुसलमान देश के नागरिक। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। अखिलेश ने अपने भाषण में यूपी में हो रही हिंसा का जिक्र किया। साथ ही साफ कर दिया कि हिंसा की आड़ में सत्ता पक्ष अल्पसंख्यकों पर अन्याय कर रहा, उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल रहा, उनके घरों को तोड़ रहा। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए के सहारे बीजेपी के किले को यूपी में ढहा दिया था, और अब उसी पीडीए के सहारे अखिलेश 2027 में यूपी की सत्ता पर वापसी की राह तलाश रहे हैं। यही वजह है कि अपने हर एक भाषण में वो पीडीए परिवार की बात करते हैं। संसद में भी अखिलेश ने उपचुनाव में सत्ता पक्ष पर धांधली करने का आरोप लगाया। साफ कहा कि जो महिलाएं वोट डालने जा रही थी, बंदूक के दम पर उन्हें वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई। जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। दरअसल अखिलेश उस मीरापुर की बात कर रहे थे जहां उपचुनाव के दौरान महिला वोटर पर पुलिस ने रिवॉल्वर दान दी। मीरापुर के ककरौली की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी महिलाओं को वोट डालने जाने से रोक रहा था और उन पर रिवॉल्वर दान दी, जिसके बाद महिला और पुलिसकर्मी में बहस भी हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज 24 की टीम जब वहां पहुंची और लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई थी,
तो जब हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस वाले सवाल से असहज हो गए थे। यहाँ तक कि हमारे संवाददाता पवन मिश्रा के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कौन है? आप यहाँ दंगा मार भरने क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ दंगा आपको इजाजत किसने दिया? आप एक समुदाय के लोगों को समुदाय नहीं, एक लेके चल रहे हो। आप ऐसे दंगा फैलाने का माहौल भी चल रहे हैं। देखिए भगाया जा रहा है। आप यहाँ सर देखिए, मैं जब जा रहा हूँ नहीं, इन लोग कौन है? इन लोग कौन है? बूथ पे यहाँ पे वो नहीं करेंगे। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? नहीं, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि जिम्मेदार आदमी है? कौन लोग हैं? क्या हुआ? क्या बताओ? मुझे धक्का दे रहे हैं। कौन लोग हैं ये? अरे इनसे पूछो ना तुम। आप प्रशासन है, आप सुरक्षा। हम बाहर कौन आए लोग? हैं, हम लोग बाहर की ड्यूटी बाहर पे आए नहीं हैं। सर, आप हमारी सुरक्षा को आप करेंगे ना? कैसे अंदर कैसे गए आप? कैसे, मतलब ये बताइए तो पहले, कैसे अंदर आ गए हैं? हालांकि जब अखिलेश सदन में बोल रहे थे तो उनके बगल में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी बैठे थे। वही अवधेश प्रसाद जिसे अखिलेश और राहुल संविधान की बड़ी जीत के तौर पर पेश करते हैं, जो अखिलेश के पीडीए के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, जिनको आगे कर अखिलेश ये संदेश देते हैं कि वो और उनकी पार्टी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हितैषी है। देश में अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा करते हुए अखिलेश ने आर्टिकल 14 का जिक्र किया। साफ कहा कि यूपी में एक ही कानून, किसी के लिए अलग तो किसी के लिए अलग है। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गाली दे तो जी हुजूरी, अगर दूसरे पक्ष का व्यक्ति न्याय मांगने जाए तो उसको लाठी। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? उधर संसद में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी यूपी में दलितों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। हाथरस की घटना को उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया। उन्नाव रेप कांड का जिक्र किया। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के बाद हिंसा के मुद्दे को उठाया। साफ कहा कि वर्तमान सरकार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन 2027 की तैयारियों में लग चुका है। यही वजह है कि चाहे अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ही नेता लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हक की बात कर पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। संविधान के सहारे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में रही तो फिर संविधान में बदलाव कर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का हक छीन ले। हालांकि 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नैरेटिव सेट करने का काम तेजी से चल रहा है। और ये नैरेटिव ऐसा जो पीडीए के इर्द गिर्द ही रहा है, रहेगा और आगे भी तैयार किया जाएगा, स्पष्ट हो गया। अब ऐसे में संविधान के विधान के नाम पर क्या है अखिलेश यादव का पीडीए प्लान? आज उनके भाषण में जो कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको दिखाते हैं कि करके। देखिए, संसद में संविधान को पीडीए का रक्षक बताया अखिलेश यादव ने। कहा संविधान देश के 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा रक्षक है। इसके अलावा सत्ता पक्ष पर संविधान को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। आक्रामक अंदाज में कहा आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। इतने आक्रामक तेवर अखिलेश यादव के दिखे। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल भी उन्होंने उठाए। कहा यूपी में हालात ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं दिखे। कानून की समय समय पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि यूपी कस्टोडियल डेथ्स और महिला उत्पीड़न में सबसे आगे है। यूपी सरकार को जमकर घेरा अखिलेश यादव ने। अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी उठाया। कहा बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन, सीधे सीधे करार दिया अखिलेश यादव ने। इसके अलावा सत्ता पक्ष के खिलाफ पीडीए विरोधी होने का आरोप अखिलेश यादव ने मढ़ दिया। दरअसल अखिलेश यादव के भाषण ने क्या किया तो 2027 के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का वो प्लान दिखा दिया, स्पष्ट कर दिया, जिसके साथ अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार भी कर दी। इन आरोपों में किन मुद्दों को केंद्र बिंदु में लेकर आए अखिलेश यादव, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला, संभल इंसाफ।
सरकार पर सीधे तौर पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, अल्पसंख्यकों पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यक विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। जब संभल की बात अखिलेश यादव ने की, यूपी उपचुनाव की बात भी उन्होंने की, मीरापुर जैसा कि हमने आपको दिखाया बाकायदा उस वीडियो का जिक्र करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, मुस्लिम वर्ग को वोट नहीं डालने दिया गया, ये सदन के भीतर से भी अखिलेश यादव कहे जो उस दिन सदन के बाहर भी कह रहे थे, और प्रशासन पर उन्होंने सीधा सीधा तानाशाही का आरोप लगाया। अब अगला मुद्दा आपको दिखाते हैं जिस पर अखिलेश यादव आज जमकर गरजे, लॉ एंड ऑर्डर। बेहद गंभीर आरोप यूपी में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा बदहाल है कानून व्यवस्था, विपक्ष के खिलाफ कानून का सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है और सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश इसके माध्यम से, इसी पर जो मजबूती यूपी सरकार की समझी जाती है उसी पर कमजोर दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। इसके अलावा एक और मुद्दा उन्होंने उठाया, वो था आरक्षण का। संविधान के बहाने आरक्षण को लेकर सवाल पूछे अखिलेश यादव ने, सत्ता पक्ष के खिलाफ आरक्षण विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश सदन के भीतर से वो करते दिखे और सरकार पर पीडीए के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया कि 90% पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है। वो पीडीए जिसे अखिलेश यादव 90% का खुद बताते हैं, और जाहिर है अखिलेश यादव के शब्दों और सदन के भीतर हमलों से साफ हो गया कि उपचुनाव के नतीजों ने उनके नैरेटिव पर कोई फर्क नहीं डाला है और इसी रास्ते अखिलेश 27 में सत्ता के शिखर तक पहुंचने की राह तलाशेंगे। संसद से सड़क तक विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर पीडीए परिवार के साथ अन्याय का आरोप लगाता रहा। एक तरफ अखिलेश जहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीडीए को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति और नियति पर सवाल खड़े कर रहा है, जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। संसद में प्रियंका गांधी ने भी यूपी में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की बात कही। आगरा और उन्नाव की घटना का जिक्र किया। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। वहीं इससे एक दिन पहले यानी 12 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस का दौरा किया था, जहां वो हाथरस में गैंगरेप पीड़ित दलित बेटी के परिवार से मिले थे। राहुल गांधी ने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसे व्यवहार किया जा रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी पर रखा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। उन्होंने आगे लिखा, भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं। न तो सरकारी नौकरी दी गई है और न ही उन्हें किसी दूसरे जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया। पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की जमीनी तैयारियों में जुट गई है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि हाल ही में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्य और जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर लेना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिससे मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ा।
यही वजह रही कि यूपी में इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ और बीजेपी को करारा डेंट लगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं, अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी संविधान पर चर्चा के दौरान ये मैसेज देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षक हैं। हम समाजवादियों के रहते, इंडिया गठबंधन के लोग रहते, इस देश के बाबा साहब का जो संविधान है उसको न बदलने देंगे, न टूटने देंगे, न हटने देंगे। एक बात साफ है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में 2027 तक बना रहता है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का फायदा दोनों दलों को हुआ था। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही दल अपने अपने कोर वोटर्स को एकजुट करने के मिशन पर लगे हैं। समाजवादी पार्टी दरअसल जिस पीडीए के नाम पर यूपी को साधने की कोशिश कर रही है, वही कोशिश कांग्रेस भी डीएन, जो कल भी हमने आपको दिखाया था, यानी दलित और मुस्लिम वोट बैंक के माध्यम से कर रही है। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि यूपी में हवा का रुख अपनी तरफ मोड़े बगैर 27 में अखिलेश से सीटों की बार्गेनिंग आसान नहीं होगी और मन मुताबिक सीटें न मिलने का नुकसान गठबंधन पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर 29 में नजर आ सकता है। तो जाहिर है कांग्रेस की कोशिशें यूपी में बढ़ गई हैं और वो कोशिश किस प्रकार की नजर आ रही है, देखिए 27 के लिए कांग्रेस का यूपी पर फोकस तेज हो चला है। सदन में आज संविधान पर चर्चा में प्रियंका गांधी ने यूपी के मुद्दों को ही जमकर हवा दी। इसके माध्यम से देखिए कांग्रेस खोई जनाधार को मजबूत करने पर धीरे धीरे काम कर रही है और संभल, हाथरस के बहाने दलित मुस्लिम वोट बैंक पर डीएम गठजोड़ जो है उस पर ध्यान केंद्रित है। जाहिर है दलित अल्पसंख्यक जुड़े तो 27 में दावेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। अब ये दावेदारी मजबूत होना जरूरी क्यों है, यूपी क्यों अहम हो जाता है, इस लिहाज से 27 की जब बात करते हैं तो वो भी आपको हम समझाते हैं। देखिए दिल्ली जीत के लिए यूपी में जीतना जरूरी है, ये कांग्रेस बखूबी जानती है। इंडिया गठबंधन में राहुल की स्वीकार्यता ये तभी बढ़ेगी जब इसका सीधा कनेक्शन नजर आएगा उत्तर प्रदेश में। जो कोशिश कांग्रेस कर रही है अखिलेश के साथ साधने की उत्तर प्रदेश को, देश में दलित अल्पसंख्यक हितैषी की छवि इसके माध्यम से बन पाएगी अगर डीएम चल गया, ये प्रयोग चल गया तो। और बाकी राज्यों के चुनाव में भी इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा और ऐसे में अगर ये फायदा मिलता है तो इसका मतलब होगा कि राहुल और प्रियंका की छवि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। विपक्ष के तौर पर आज सदन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों के मुद्दे संविधान, यूपी और अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द दिखे, लेकिन कांग्रेस को इसमें जितनी कामयाबी मिलेगी समाजवादी पार्टी को उतना नुकसान होगा, यह समाजवादी पार्टी भी जानती है। और यही कारण है कि संभल पर पिछले दिनों रामगोपाल यादव ने कहने से गुरेज नहीं किया कि सदन में संभल पर बोलते नहीं और संभल जाने की बात करते हैं कांग्रेसी। और अब संविधान के नाम पर पीडीए का बंटवारा इस एकजुटता पर क्या असर डालेगा, 29 के लिहाज से 27 का ये वो ब्रेकर होगा जिसको सबसे पहले साधना